सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। अपन देख रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना के अंदर मैंने पीछे 2 वीडियो बना दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को भी आप एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपकी किस प्रकार से रही है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा चल रहा था टॉपिक जिसमें हमने प्राकृतिक स्रोतों के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था कि ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड के द्वारा हम किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन वो भी तथ्य पूरे एग्जैक्ट नहीं थे, तो हमने अप्राकृतिक तथ्यों की बात शुरू कर दी और अप्राकृतिक स्रोतों से यानी कि गणितीय गणना से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना चाहा। और इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले जो था वो था घनत्व। सबसे पहले था घनत्व। घनत्व की बात करते हैं और उसके बाद अपन देख रहे थे घनत्व। तो हमने घनत्व देखा कि इस प्रकार से घनत्व किस प्रकार से गहराई में जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी कि गहराई में जाएंगे तो ठोस पदार्थ अपने को मिलेंगे। इसका मतलब पृथ्वी का केंद्र जो है वो ठोस होगा। लेकिन उसके बाद में हमने देखा तापमान। तापमान की बात की तो तापमान के बारे में बताया कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और केल्विन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो केंद्र का जो तापमान है वो बनेगा 2 लाख डिग्री सेल्सियस। और इसने ज़्यादा टेम्परेचर पर तो कोई भी वस्तु जो है वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब तापमान के अकॉर्डिंग पता चला कि जो हमारा केंद्र है पृथ्वी का वो कैसा है, द्रव है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं दबाव। उसके बाद में क्या आएगा, दबाव आएगा। और जब किसी वस्तु के ऊपर अपन दबाव डालते हैं तो वो उस वस्तु जो है वो कठोर होती जाती है। जितना अधिक दबाव डालते जाएंगे वो वस्तु उतनी कठोर होती जाएगी। तो ये भी क्या कहता है कि कठोर होगा, इसका जो केंद्र है वो कैसा रहेगा, कठोर रहेगा। इसलिए हम अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को जो मिलाएंगे, तापमान और दबाव को जब हम मिलाएंगे उसे कहते हैं कांतिक तापमान कहते हैं। कांतिक तापमान इसे कहते हैं, कांतिक तापमान कहते हैं। कांतिक तापमान के अकॉर्डिंग अब हम पता लगाएंगे कि जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है वो किस प्रकार का होगा। तो चलिए देखें, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांतिक तापमान। कांतिक तापमान, तो इसमें आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कांतिक तापमान और एक शब्द होता है जिसका नाम होता है गलनांक। एक होता है गलनांक बिंदु, ठीक है, गलनांक बिंदु। ये गलनांक बिंदु तापमान का वह स्तर है, तापमान का वह स्तर है जिस स्तर पर जाकर के कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलना शुरू होती है। ठोस पदार्थ से द्रव में जैसे वो कन्वर्ट होने लगती है, उसको कन्वर्ट होने में जितना टेम्परेचर मिला है, जो तापमान उसको मिला है, वो इसका गलनांक बिंदु कहलाता है। तो जैसे हमने देखा कि टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक बिंदु जो होता है, उच्च गलनांक जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है, ये बनता है 3150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सबसे उच्च गलनांक की जो वस्तु है वो टंगस्टन है। तो इसका मतलब अगर हम इसे टंगस्टन को 3000 डिग्री तक सेल्सियस गर्म करेंगे इसको, तो यानी उसके बाद ये द्रव पदार्थ में यानी ठोस का जो इसका रूप है उसे वह छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये इसका कहलाता है गलनांक बिंदु। अब ध्यान रखिएगा कि अब हम पढ़ने वाले हैं कांतिक तापमान, जिसके अंदर देखेंगे ताप प्लस दाब की बात हो रही है। ताप प्लस दबाव की बात हो रही है, यानी कि हम दबाव बढ़ाते जाएंगे तो वो वस्तु ठोस हो जाएगी, और ताप बढ़ाते जाएंगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, वो द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने बात करनी है दोनों को मिलाकर के, जिसे कहते हैं कांतिक तापमान। और इसमें आप देखेंगे जरा, कोशिश करना कि जैसे जैसे देखो प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि वास्तव में क्या ऐसा होता है कि अगर हम दबाव बढ़ाते जाएं तो नीचे जो, यानी कि दबाव का मतलब है कि जो ऊपरी जो परतें हैं पृथ्वी की ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर आंतरिक परतों पर दबाव डालती
हैं। तो ये हमारे पास में आ गया कि ये आंतरिक परतों पर क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे इसका मतलब दबाव बढ़ता जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग तो दबाव जो है नीचे बनना था हमारे पास में 20 लाख मिलीबार हमारा जो दाब है इतना बन जाएगा, लेकिन नहीं, प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया। प्रयोगशाला में इस बात को प्रूव करके देखा गया कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हाँ, ये तो ध्यान है कि दबाव बढ़ाएंगे तो क्या है कि ऊपर अपन कोई भी वस्तु रखेंगे, अपने सर पे वस्तु रखेंगे तो अपने ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन वस्तु रखते जा रहे हैं तो इसका प्रयोग किया गया तो देखा गया कि कुछ गहराई के बाद, कुछ गहराई के बाद ऊपर की जो परतें होती हैं, ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर, आंतरिक परतों पर दबाव लगाना कम कर देती हैं। आंतरिक परतों पर दबाव लगाना कम कर देती हैं, यानी ये प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया है। तो अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि अब हमारे पृथ्वी का जो केंद्र है वो कैसा बनेगा। तो चलिए देखें, समझना इसको। अपन देखते हैं इस प्रकार से एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कि इस तरफ है 0, यहाँ पे रहते हैं 0 रखते हैं अपन, इस तरफ बढ़ाते हैं तापमान इसका, इस तरफ हम बढ़ाते जाएंगे तापमान। यहाँ पे 100 किया, फिर हम 200 कर लेते हैं, उसके बाद सीधा देख लेते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और उसके बाद चलते हैं सीधा 2000 पे, और केंद्र का जो हमारा तापमान है वो कितना है, 2900 डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान है। तो ये आगे आपके पास में क्या, तापमान की बात होगी। और यानी सरफेस पे आप तापमान देखेंगे तो सरफेस पे जो तापमान है वो 0 मान के चलते हैं, और नीचे गहराई में जाएंगे तो वो तापमान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम गहराई की ओर चलते हैं। तो गहराई में जाते हैं तो पहले अपन 90 किलोमीटर की बात करते हैं, 90 किलोमीटर की। तो ये हो गया 90 किलोमीटर गहराई तक देखेंगे। 90 के बाद में हम देखेंगे 750 किलोमीटर की गहराई, उसके बाद में अपन देखेंगे 2900 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई, और उसके बाद देखेंगे 5150 किलोमीटर की गहराई, और अंत में देखते हैं 6350 किलोमीटर। ये हमारे पास में गहराई होगी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहता है तापमान का संबंध। तापमान जो है, तापमान का संबंध क्या रहता है। तो सबसे पहले जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाएगा। ये हम चले गए, कहाँ पर चले गए, ये हम जा चुके हैं केंद्र में, ये चले गए अपन केंद्र चले गए। तो ये देखते हैं तापमान। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया तापमान। अब देखते हैं इसके बाद में कि अब हमारे पास में है इसका गलनांक बिंदु। देखिए जरा, कोई भी वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे समतल यानी ऊपर धरातल पर खड़ा हूँ, सरफेस पे खड़ा हूँ, तो ये एक मानव का जो गलनांक होता है, मानव का गलनांक बिंदु। गलनांक का मतलब जब अपना शरीर जो है पिघलने लग जाएगा, सड़ने गलने लग जाएगा। जैसे कोई वस्तु है, तो वस्तु है, वो वस्तु क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी, ठोस से द्रव में आने लगेगी ना, तो उस वस्तु का वह क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु कहलाएगा। और जब हम उसी वस्तु को गहराई में लेके चलते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में देखेंगे, तो देखिए जरा, अभी उसका जो गलनांक बिंदु है वो इस तापमान से ऊंचा है। गलनांक बिंदु जो है इस तापमान से ऊंचा है। देखिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ हमारे पास में ये पेन है। ठीक है, अभी ये पेन ठोस अवस्था में है, और तापमान भले यहाँ का जैसा भी तापमान है फिर भी ये ठोस अवस्था में है। इसका मतलब जो तापमान सरफेस पे है, इस वस्तु का जो गलनांक बिंदु है उस तापमान से ऊंचा है। तो इस तापमान से कैसा है, ऊंचा है, इसीलिए ये ठोस में है, वरना ये कहाँ, द्रव में कन्वर्ट हो जाती। अब देखिए, जैसे जैसे हम इस वस्तु को गहराई में लेते जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गहराई में जाएंगे तो वहाँ अपने को
क्या मिलेगा, दबाव इस पर लगता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ेगा। जैसे कि आप कुकर के अंदर दाल बनाते हैं तो वो प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पकती है, ऐसा क्यों? वो पकती नहीं, हालांकि वो गलती है और गल जाती है दाल उसके अंदर। क्यों जल्दी क्यों गलती है? क्योंकि उसके ऊपर दबाव लगा होता है। अब वो दबाव लगा है तो इसका मतलब कि दबाव लगने पर गलनांक बिंदु कम हो जाता है। दबाव लगने पर गलनांक बिंदु क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सेम ऐसा ही हर पदार्थ के साथ में होता है। जैसे जैसे इसके ऊपर दबाव लगाते जाएंगे इसका गलनांक बिंदु जो है वो नीचे आता जाएगा। और थोड़ा सा ही तापमान बढ़ाने से यही वस्तु थोड़ा सा ही तापमान बढ़ाने से द्रव पदार्थ में बदल जाएगी, यदि इसके ऊपर अपन दबाव लगा देंगे तो ऐसी बात को समझ के चलना। हम चलते हैं कि इसका जो दबाव है वो इस प्रकार से है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ अपने पास में दबाव जो है कम होता जाएगा, यानी दबाव बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं दबाव बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने के कारण इसका जो गलनांक बिंदु है वो नीचे आ रहा है। इसका गलनांक बिंदु नीचे आ रहा है, यानी कि तापमान तो बढ़ ही रहा है, गलनांक बिंदु अब उसके पास में आता जा रहा है। और ऐसा समय आएगा जब ये गलनांक बिंदु नीचे आएगा, जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पे दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, तापमान और गलनांक बिंदु टच करेंगे ना, उसी समय ये वस्तु पिघलना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। और जब ये गलनांक बिंदु नीचे चला जाएगा तो इस समय ये वस्तु क्या है? द्रव अवस्था में है। ये वस्तु किस में है? द्रव अवस्था में मिलेगी। और द्रव अवस्था के बाद में आगे चलते हैं और गहराई में जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा? दबाव, ऊपरी परतें जो होती हैं वो निचली परतों पर दबाव लगाना बंद कर देती हैं, क्योंकि बीच में जो है पोर्शन वो कौन सा आ चुका है? द्रव पदार्थ आ चुका है। तो बीच में द्रव आ गया है, इसीलिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास में। ये देखिए इस पोजीशन पर आप देखिए, इस पोजीशन पर देखिए यहाँ, और ये जो हमने ऊपर लिखा था ये क्या था हमारे पास में? गलनांक बिंदु था। तो इस अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो पहले आप देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ठोस। ये पदार्थ कैसा मिलेगा? ठोस। जब तक ये गलनांक बिंदु इससे ऊंचा है तो ठोस है ये वस्तु, और जैसे जैसे गलनांक बिंदु नीचे आ रहा है ये वस्तु प्लास्टिक की फॉर्म में चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। प्लास्टिक, इस क्षेत्र को कहते हैं प्लास्टिक, इसे कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये प्लास्टिक फॉर्म आ गई, यानी कि थोड़ा सा गर्म किया तो ये लचीला होने लगा, द्रव में नहीं कन्वर्ट हुआ लेकिन थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। ढीला पड़ गया यानी इसकी अकड़ टूट गई है, दबाव पड़ा इसीलिए अकड़ इसकी कमजोर हो चुकी है। तो ये प्लास्टिक फॉर्म में आया, और जैसे ही ये गलनांक बिंदु नीचे निकलेगा तो ये किस में आ जाएगा? द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा? द्रव मिलेगा। और अंत में फिर से क्या मिलेगा हमें? ठोस मिलेगा। क्योंकि आगे जा करके, क्योंकि जब बीच में द्रव आ जाता है, जब बीच में द्रव आ गया इसका मतलब नीचे की जो परतें हैं, जो ऊपर की परतें हैं, अब वो नीचे वाली परतों पर दबाव लगाना बंद कर देंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रयोगशाला कहती है, प्रयोग किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसलिए हमें इस प्रकार से इसको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपके पास में डायग्राम बन गया कि इसका मतलब सरफेस जो है इसका वो कैसा रहेगा? ठोस रहेगा। उसके बाद गहराई में जाएंगे तो प्लास्टिक फॉर्म मिलेगी, उसकी और गहराई में जाएंगे तो ये पदार्थ द्रव अवस्था में मिलेगा। ये हमें जो आंतरिक संरचना है द्रव अवस्था में होगी, और उसके बाद में ये कैसी रहेगी? ठोस अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, और उसके बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको अलग अलग भागों में आगे हम बांटेंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि जो ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं, उसे भूपर्पटी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ये भूपर्पटी कहलाती है। उसके बाद इसे प्रावार कहते हैं, मेंटल को प्रावार कहा जाता है, मेंटल को प्रावार कहते हैं। और कोर जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी का क्रोड़ हो गया, क्रोड़ यानी कि पृथ्वी का केंद्र। तो ये हो गया पृथ्वी का केंद्र हो गया है। ओके, अब अपन इसका डिसाइड करते हैं कि रासायनिक तरीके से रासायनिक वर्गीकरण देखते हैं, रासायनिक आधार पर इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं कैसी है। तो देखिए रासायनिक तौर पे जो किया गया था, रासायनिक आधार, रासायनिक
आधार पर। अब रासायनिक आधार पर जो किया था वो किया गया था स्वेस के द्वारा। स्वेस विद्वान हैं, उनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परतों का रासायनिक तरीके से इनका विभाजन किया गया। अब आप देखेंगे स्वेस क्या कहता है। स्वेस कहता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की तीन परतें हैं इसकी, और जो सबसे पहले परत है, ऊपरी परत है, उसे कहते हैं सियाल। उसे क्या कहते हैं? सियाल कहा जाता है। उसके बाद में जो सेकंड है उसे कहते हैं सीमा, सियाल सीमा। और तीसरी का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे भी। तीसरी का नाम क्या है? नीफे। तो तीसरी आ जाएगी हमारे पास में सियाल सीमा और नीफे हो जाएगी। अब सियाल में आप देखेंगे कि जो सियाल परत है हमारी, तो सियाल जो परत है ये बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम बनी है। और ये जो परत है ये बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। और नीफे जो है ये निकल प्लस फेरम से बना है, निकल प्लस फेरम से बना है। तो ध्यान रखिएगा, सियाल सीमा नीफे, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निकल प्लस फेरम से निर्मित है। और फिर आप देखेंगे कि ये इसका, और इसे कहते हैं क्रस्ट। ये पृथ्वी की भूपरपटी है। और इसे कहते हैं मेंटल। तो ये सेंटर वाला भाग है, मेंटल जो है हमारे पास में, ये हो गया मेंटल। और थर्ड नंबर पे आ गया हमारे पास कौन सा? कोर। इसे कहेंगे कोर, यानी कि इसको कहते हैं भूक्रोड़ कहते हैं। ये भूपरपटी होती है, ये भूक्रोड़ कहलाता है। और सेंटर वाला जो होता है इसे प्रावार कहा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारे पास में इसकी तीन परतें बताई गई हैं। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये रासायनिक आधार पर किया गया है, स्वेस के द्वारा। रासायनिक आधार पर किसके द्वारा किया गया? स्वेस के द्वारा। और अब हम देखते हैं एक विज्ञान है डेली के विज्ञान जो है डेली। आप देखेंगे डेली क्या चलता है? डेली यंत्र बहुत चलते हैं। डेली क्या चलते हैं? यंत्र चलते हैं, यानी रोजाना यंत्र चलते हैं। तो यांत्रिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? यांत्रिक आधार पर। तो यांत्रिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, तो ये किया गया है डेली के द्वारा। और इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि ये हमारे पास में सरफेस आ गया ऊपर का, और ये हो गया हमारे पास महासागर और महाद्वीप, ये आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास में पॉइंट है, इसे, इस वाले को, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इसे कहते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। ये होता है स्थल मंडल कहलाता है हमारे पास में। स्थल मंडल जो है लिथोस्फीयर कहलाएगा। उसके बाद में कहते हैं अपन इसको एस्थेनोस्फीयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे अपना ये होगा मेसोस्फीयर। ये हो गया मेसोस्फीयर हो गया। और अंत में देखेंगे बैरीस्फीयर जो है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये बताए गए हैं डेली के द्वारा। और डेली कहते हैं कि ये जो हमारे पास में गहराई है 35 किलोमीटर की गहराई है। उसके बाद में है 750 किलोमीटर की गहराई। उसके बाद में है 29 किलोमीटर। और फिर आ जाता है 6350 किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं डेली? वो कहते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व है यहाँ पर इस क्षेत्र में। अब इन रेडियो एक्टिव तत्वों से क्या होता है? भूगर्भिक ऊर्जा निकलती है, भूगर्भिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भूगर्भिक ऊर्जा ऊपर जाकर के क्रस्ट से टकराती है। यदि ये ज़्यादा ताकतवर होगी तो ये
क्रस्ट के ऊपर भूपरपट्टी पर क्या लेके आएगी, यहाँ पर लाएगी ज्वालामुखी, और अगर ये कमज़ोर है सिर्फ टकराएगी तो आएगी भूकंप। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है नीचे की ओर बैठना शुरू करती है। तो ये होती है इस प्रकार से भूगर्भिक ऊर्जा होती है। तो भूगर्भिक ऊर्जा ध्यान रखनी है। ये भूगर्भिक ऊर्जा जो होती है ये कहाँ से चलती है, तो ये रेडियो एक्टिव तत्वों से, रेडियो एक्टिव पदार्थ, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में मिलेंगे अपने को रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलेंगे। और उसके बाद आप नीचे देख लेंगे तो ये हमारे पास में बैरिस्फीयर, जिसे कहते हैं केंद्रीय मंडल कहते हैं, जिसको केंद्रीय मंडल ये कहलाता है, केंद्रीय मंडल कहलाता है। ओके, तो ये बन गया किसके अकॉर्डिंग, दिल्ली के अकॉर्डिंग ये इसका वर्गीकरण हो गया है। और अंत में अपन देखते हैं जो इसका वास्तव में वर्गीकरण अपने को जो मिलेगा, ये देखेंगे आप इस प्रकार से भूगर्भिक ऊर्जा जो होती है यहाँ पर टकराती है, भूगर्भिक ऊर्जा यहाँ टकराती है, और ये देखेंगे आप यहाँ दरार आ रही है, बीच में यहाँ पे दरारें आ रही हैं, और ये धकेलेगी इसको इस तरीके से, इस तरफ धकेल देगी, यानी कि इसको दूर कर देगी। यहाँ से दूर हो जाएगी तो यहाँ कहीं ना कहीं ये वाली जो प्लेट है वो इसके नीचे की ओर सबडक्शन करेगी, तो क्षेपण करेगी। इन्हें हम प्लेट विवर्तनिकी वाले टॉपिक में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से ये पृथ्वी पर जो नीचे से आकर के टकराती है, ये हमारे पास में भूगर्भिक ऊर्जा, और वो भूगर्भिक ऊर्जा जो है पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न करती है। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं जो हमें देखना था इसका वास्तव में वर्गीकरण। तो देखेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर जो हमने 3 बनाए हैं, तो